Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Platform. Today we'll continue with our last chapter in themes in Indian history, chapter first, bricks, beads and bones. जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सील्स, स्क्रिप्ट और वेट के बारे में, जिसमें हमने सील्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सामान को भेजने के लिए कहीं भी सील्स का यूज़ किया जाता था। उसके सेफ्टी के लिए क्ले की जो सील होती थी उस पर कुछ मोटिव्स और कुछ सिंबल्स बनाकर, साइंस बनाकर यूज़ किया जाता था। जो सील्स होती थी वो सेंडर की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होती थी। साथ ही जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो वो अनडिसिफर्ड है, उसे अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। उसमें मोटिव्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था, साइंस का यूज़ किया जाता था। जो स्क्रिप्ट है वो साउंड पर डिपेंड होती थी, साउंड के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी, अल्फ़ाबेटिकल नहीं होती थी। उसके जो अब तक के सिंबल्स मिले हैं उनकी काउंटिंग अराउंड 375 से 400 के बीच है। और जो मोटिव्स का यूज़ होता था वो मे भी उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो पढ़ना नहीं जानते थे। ये जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेट्स। वेट्स का यूज़ एक्सचेंज के लिए होता था। साथ ही ये जो वेट्स होते थे वो चर्ट नाम की स्टोन से बने हुए होते थे। शेप इनका क्यूबिकल होता था और कुछ भी उन पर लिखा हुआ या कुछ भी मार्किंग नहीं होती थी। वेट करने के लिए वेट्स के अलावा मेटल पेन्स भी मिले हैं जिनका यूज़ किसी भी चीज़ को तोलने के लिए किया जाता होगा। जो लोअर डिनोमिनेशंस हैं उसके लिए बाइनरी नंबर्स जस्ट लाइक 1, 2, 4, 8, 32 से लेकर 12,800 तक का यूज़ होता था। इस साइज़ के, इस वेट के वेट्स मिले हैं। साथ ही जो हायर डिनोमिनेशंस थे वो डेसिमल सिस्टम्स को फॉलो करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एशियंट अथॉरिटी। तो जो हड़प्पन कल्चर है उसमें हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर बहुत से कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो जैसे अगर वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे लाइक उनकी जो पॉटरी है, ऑर्नामेंट्स है, बीड्स हैं या फिर जो ब्रिक्स है, सेटलमेंट्स हैं, इन सभी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अगर ब्रिक्स देखें तो जो सेटलमेंट्स थे वहाँ इस कल्चर के वो जम्मू से लेकर गुजरात तक फैले हुए थे। वो अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल और जो सामान उनको अपने क्राफ्ट के लिए ज़रूरत होता था या उसके अकॉर्डिंग बनाए गए थे। तो इतनी दूरी तक फैले हुए सेटलमेंट्स में जो ब्रिक्स का रेशो होता था वो सभी जगह सेम मिला है, जबकि सभी जगह के लिए अलग अलग ब्रिक्स बनाई जाती होगी क्योंकि एक ही जगह से उनको पोर्ट करना मुश्किल होता था। तो हर जगह जहाँ भी सेटलमेंट्स थे वहाँ पर जो ब्रिक्स का रेशो है वो सेम मिला है। साथ ही जो फोर्टिफिकेशन था या जो सेटलमेंट्स थे वहाँ पर जो डिवीज़न था, सिटिडल के लिए अलग और लोअर टाउन के लिए अलग, उनके जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, जो प्लानिंग होती थी वो सभी सेम है। तो उसके लिए ये जो डिसीजंस होते थे सभी एक ही तरह के थे। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता था, इसके बारे में अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी अलग अलग राय है, अलग अलग उनकी थॉट है। जिसमें हम देखते हैं प्लेस। आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स है, जो एविडेंस है, उसमें ऐसे कोई भी प्रूव नहीं मिलता इससे कि जो सेंटर ऑफ पावर है या जो डिपेक्शन ऑफ पीपल इन पावर है उसके बारे में कोई एग्जैक्ट प्रूव नहीं मिलता। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक ऐसी बिल्डिंग मिली है, लार्ज बिल्डिंग, जिसे प्लेस माना जा सकता है, एक महल जिसे कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई भी आर्ट पीस या आर्टफैक्ट्स ऐसे इस तरह के कुछ भी नहीं मिले जो कि ये शो करता हो कि वो एक ऐसी किंग का महल हो या किंग का प्लेस हो। लेकिन एक स्टैचू वहाँ से मिला है जिसे स्टोन स्टैचू है, जिसे प्रिस्ट किंग से नाम कह सकते हैं, क्योंकि प्रिस्ट किंग जो कि मेसोपोटामिया है वहाँ से भी इस तरह के स्कल्प मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं।
तो वहाँ से लिंक करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट है वो उसे मानते हैं कि जो प्रीस्ट किंग है ऐसा ही यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी होता होगा। क्योंकि हमें ये एविडेंस नहीं मिले कि जो रिचुअल्स थे यहाँ पर हड़प्पन कल्चर में उन्हें कौन करवाता था, या जो प्रीस्ट किंग है क्या वही जो पुरोहित का काम करता था, रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करता था, क्या उसी के हाथ में सारी पावर होती थी, या किस तरह की अथॉरिटी यहाँ पर होती होगी इस तरह। क्योंकि न तो हम अभी तक उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाए हैं और न ही जो रिचुअल्स वो मानते थे उनके बारे में भी एग्जैक्टली कहा जा सकता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इस तरह मानते हैं कि हो सकता है सभी जगह कोई भी वहाँ पर किंग नहीं होता था, बल्कि जो भी लोग थे सभी इक्वल थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सेपरेट रूलर थे, क्योंकि जो भी सेटलमेंट से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या लोथल, कालीबंगा, इन सभी में अलग अलग किंग होते होंगे, लेकिन जो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि अलग अलग, क्योंकि किसी भी दो व्यक्तियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो जो अथॉरिटी है वो अलग अलग नहीं होगी। लेकिन मोस्टली जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी होती होगी या सिंगल रूलर की वजह से ही ये सारी जो इक्वलिटी मिलती है सब जगह देखने में, उसी की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर का एंड कैसे हुआ, इसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की। तो उनमें मेनली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मानते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या एक्सेसिव फ्लड की वजह से। कुछ लोग मानते हैं कि रिवर्स जो है उनका जो पाथ है वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, या फिर उनके सूखने की वजह से, ड्राइंग अप की वजह से जो सिविलाइजेशन है उसका एंड हुआ, या फिर जो लैंड्स थे उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से जो सिविलाइजेशन है उसका एंड हुआ। लेकिन सिविलाइजेशन के एंड का कैसे प्रूव होता है कि जो सिविलाइजेशन थी उसका एंड हुआ, तो इसके लिए जो डिपेक्टिंग जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे उनका डिसअपियरेंस, उनका एक टाइम पीरियड के बाद में वो मिलना बंद हो गई, उनकी बनना बंद हो गया, या जो टेक्निक्स थी, जिस तरह की टेक्निक्स का भी यूज़ करते थे उनका मिलना बंद हो गया, बनना बंद हो गया उन आर्टिफैक्ट्स का। तो इससे यही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि जो 1800 के आसपास, 1800 BC के समय में जो डेवलप्ड साइट्स थी हड़प्पा की वो ख़त्म होने लग गई, या जो वहाँ से जो लोग थे वहाँ के वो उनको छोड़कर जाने लगे, अबॉन्डनमेंट होने लगा, और न्यू जो साइट्स थी वो बनने लगी और उनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जैसे गुजरात है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा में वहाँ पर जो पुरानी जो साइट्स थी वहाँ के लोग वहाँ पर जाने लगे, और जो रूलर्स थे वो भी ख़त्म हो गए। 1900 BC के समय में जो कल्चर था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने में मिले। बहुत सारी जो चीज़ें जो एक हड़प्पा की विशेषता थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो ख़त्म होने लगी, और बहुत सी चीज़ें जो कल्चर था, जैसे जो ब्रिक्स की रेशो था, जो आर्ट फैक्ट्स थे उनका, जो बीट्स थी, इन सब का मिलना बंद हो गया, और लोकल जो वेट्स थे वो यूज़ में लाए जाने लगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के। साथ ही जो बड़े सेटलमेंट से या बड़े जो बिल्डिंग्स थी वो भी मिलना बंद हो गई, लोकल वेट्स का यूज़ होने लगा। इसको लेट हड़प्पन कल्चर का नाम दिया गया, जब जो सिमिलरिटी थी पुराने 1800 पहले के सिविलाइजेशन की, उसके बाद के समय में सारी चीज़ें मिलना बंद हो गई, तो उसे उत्तर हड़प्पा या लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। हमने ये पढ़ा था जो आर्ट्स पीस बनते थे, क्राफ्ट का वर्क होता था, उनके वर्क प्लेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो हड़प्पा है उसके समय में ऐसे वर्क प्लेस के बारे में, वर्कशॉप के बारे में हम कैसे पता चलता है कि वहाँ पर
जो मटेरियल्स होते हैं वो या तो वेस्ट काफ़ी सारे पड़े होते हैं या फिर जो डिस्कार्टेड पीसेस होते हैं जो यूज़ में नहीं आ सकते वो मिलते हैं। लेकिन बाद के समय में ऐसे रिमेन्स मिलना मटेरियल्स के बंद हो गए। उससे यही पता चलता है कि जो सामान होता था, जो भी क्राफ्ट वर्क होता था या जो भी बनाया जाता था यूज़ के लिए, वो बहुत लिमिटेड स्टॉक में बनाया जाता था। उसकी वजह से जो बाहर से दूसरी जगहों से आउटसाइड से जो रॉ मटेरियल्स आता था वो मिलना बंद हो गया था। इसके बाद में डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो अब तक हमने उसकी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिली, नॉलेज मिला कि कैसे किस तरह की सेटलमेंट्स थे, क्या था कल्चर जो है किस तरह का था। लेकिन उसे किस तरह डिस्कवरी उसकी कब हुई, किस तरह से हुई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कि जब बहुत लंबे पीरियड तक जब जो सेटलमेंट्स थे उनको अबॉन्डमेंट की वजह से लोग छोड़कर चले गए, कुछ भी रीज़न रहा हो, चाहे फ्लड रहा हो, चाहे लैंड ओवर यूज़ रहा हो, लेकिन बहुत लंबे अराउंड सेंचुरीज बहुत सी बीत गई। उसके बाद में जब दूसरे लोग वहाँ पर रहने लगे तो सॉइल इरोजन होता था या फिर जो फ्लड्स में या प्लाउज के लिए जब वो खेत अपने प्लाउज करते थे या फिर ट्रेजर के लिए जब डिगिंग की जाती थी, तो बहुत सी अननोन चीज़ें इस तरह की मिलती थी जिन्हें हम आज तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। लेकिन उस समय के लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि ये जो चीज़ें निकलती है मिट्टी के बहाव की वजह से, फ्लड आने की वजह से, या फिर जब वो अपने खेत जोतते हैं, खेतों को हल चलाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे सील्स है या कोई पॉटरी है या बहुत से जो यूज़ करते थे हड़प्पा के लोग, वो जब सामान मिलने लगा अलग अलग लेयर पर मिट्टी की, तब उसके बारे में डिस्कवरी की जाने लगी। उस समय कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनको इन सब डिस्कवरीज में इंटरेस्ट था, जिनमें सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिसप्रिंट हुआ है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे और 19th सेंचुरी के मिड में जब एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चरल ऐसी साइट्स पर, तो ये अपने गाइडेंस के लिए इस तरह के एविडेंस को यूज़ करते थे जो कि या तो रिटन होते थे या लिटरेरी लिखे हुए थे, जो पहले जब चाइनीज़ पिलग्रिम के द्वारा जो लिखे हुए थे, ऐसे लिटरेरी बुक जो लिटरेचर था या फिर ऐसे एविडेंस थे, स्क्रिप्ट थी, उनका यूज़ करते थे अपने गाइडेंस के लिए कि जो भी अब तक उन्हें एविडेंस मिले या जो सील्स वगैरह मिली, उनको वो चाइनीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनको मैच करने की कोशिश करते थे। इनका मेन इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक और लेटर जो पीरियड्स था अराउंड 600 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा से लेकर 4 BCE तक का, उस टाइम पीरियड के जो भी एविडेंस मिले या जो भी स्क्रिप्ट थी उन्हीं में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनका कुछ कन्फेशंस है। अलेक्जेंडर कनिंघम अपने गाइडेंस के लिए जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे बुद्धिज्म, उनके जो अकाउंट्स थे, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्हीं को अपनी गाइडेंस के लिए यूज़ करते थे। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, वो उनका जो टाइम पीरियड था वो था 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच का, और जो हड़प्पन कल्चर है उसका टाइम पीरियड उससे भी बहुत पहले का है। तो इसलिए जो कनिंघम थे वो जो भी एविडेंस एक्सकेवेशन में जो आर्टिफैक्ट्स मिलते थे उनसे मैच करने की कोशिश करते थे, जो पिलग्रिम्स ने अपने विजिटिंग के समय में बताया था या जो उन्होंने रिटन में लिखा था, उससे मैच करने की कोशिश करते थे। और उन्होंने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया कि जो इंडियन कल्चर है या जो हड़प्पन कल्चर है वो इतना पुराना होगा, क्योंकि उनका जो सोच थी या जो उनकी थिंकिंग थी वो यही थी कि जो इंडिया में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो गंगा रिवर के आसपास ही
स्टार्ट हुआ है वही सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि उनका जो टाइम फ्रेम था वो उसी के अकॉर्डिंग था, उसी से वो फैमिलियर थे। उन्हें जब एक इंग्लिश इंजीनियर ने या एक सील दी थी तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाए थे कि जो टाइम पीरियड है इस सील का वो इतना पहले का होगा या इंडिया में इस तरह का भी कोई कल्चर पहले डेवलप हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।